Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research under Module 4 Quantitative Method, and in this module we are going to deal basics of statistics. Why we move with statistics and what are their requirements, which statistics is applicable where. तो जो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमें ये रिफ्लेक्ट करेगा, और आफ्टर द रीडिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर्स you can develop the potency, define parametric and non-parametric tests, understand the key assumptions of each, identify when to use which type of test, list and explain common statistical tests under both categories, compare the advantages and limitation of both types. Then it is required to first we listen and think what is statistics. तो स्टैटिस्टिक्स की जब बात हम करते हैं तो ये एक ऐसा ब्रांच या सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है जो जनरली मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स वहाँ पे बिहेवियरल मैथमेटिक्स के रूप में होती है. द मैथमेटिक्स विच आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी कंसिडर एज द बिहेवियरल मैथमेटिक्स, और जिसमें जो प्योरली यूज्ड फॉर द सोसाइटी, जैसा कि स्टैटिस्टिक्स टर्म ही जो इवॉल्व हुआ है वो स्टेट शब्द से है, एंड हाउ टू हैंडल या मैनेज द स्टेट. वो राजा महाराजाओं का जब जमाना था उस समय कैसे स्टेट का रख रखाव हो, राज्य का रख रखाव हो, उसके पूरी देखभाल के लिए सांख्यिकी वर्ड यूज में लाई जाती थी, और उसी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की सहायता से हम यहाँ पे जो रिसर्चेज हो रही है, चूंकि रिसर्चेज सोशल साइंस की रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च का मोटिव ही है पॉलिसी फार्मूलेशन. पॉलिसी फार्मूलेशन या एसेस द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, बिहेवियरल पोटेंसी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको एसेस करना ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्सेप्ट में. तो क्या चीज़ ह्यूमन के लिए आवश्यक है, कितना फायदेमंद है, वो सारी चीज़ें देखना है. तो उसके लिए या क्या फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर, और व्हाट स्टैंडर्ड आर इन एग्जिस्टेंस, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ों और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, एसेस करने के लिए हमें गणना की ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत है. लेकिन वो मैथमेटिक्स बिहेवियरल होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट शुड नॉट बी इन्वॉल्व एट हियर. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गणना के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, आधार पे जो मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, दैट विल कंसीडर अंडर द स्टैटिस्टिक्स. और मेजरली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, और उन्हीं को आधार बना के नंबर्स हम को फोकस करके स्टैटिस्टिक्स के लिए जाते हैं. तो यहाँ कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो ये एक अलग नेचर है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसको एक ब्यूटिफिकेशन फॉर्म में भी इथिकल कंसर्न के साथ और रिफ्लेक्टिविटी के साथ, जिससे कि जो डेटा हम गैदर करके लाए हैं उसका जो ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरीके से हो कि लोग उससे कुछ इन्फर कर सके. एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हों कि डेटा का नेचर ऐसे विकसित किया जाए कि इलिटरेट पर्सन आल्सो कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज सेइंग. वो सांख्यिकी रिफ्लेक्ट करती है एक ऐसा आइडिया जिसको देखकर उसकी मदद से जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं या अनपढ़ हैं, जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दे कैन कंपेयर द थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ पिक्टोरियल और साइज. That is the characteristics
ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डेटा यूज किया जाता है, उसकी कह सकते हैं कि बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, या बिहेवियरल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, और उस स्टैटिस्टिक्स से लोग चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो इन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स बाय समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस। इन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा, जो चूंकि रॉ डेटा पे सब कुछ हम कह नहीं सकते, एक लार्जर डेटा हमें मिल गया तो उसको डिपिक्ट करना बहुत टफ हो जाता है और उससे कुछ इन्फर करना भी आसान नहीं रहता है। तो उस रॉ डेटा को फिर हमें स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीनिंगफुल डेटा में कह सकते हैं मीनिंगफुल इंसाइट के साथ उसमें चीज़ों को रखना पड़ता है, जो कुछ कह रही हैं तो वो कुछ अर्थ के साथ हो। देयरफॉर statistics help us transform raw data into meaningful insights by summarizing information and making informed decision based on evidence। तो उसमें से जो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है कि जो ऑथेंटिक हो और कुछ इन्फॉर्म कर रहा हो। दैट इज कंसिडर एज हियर गैरेट ने इसको डिफाइन किया है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ रेंडरिंग क्वांटिटेटिव डेटा एंड मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द फिनोमेना। यस, यहाँ पे केवल गणना नहीं करनी है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स में छिपा हुआ है कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या कह रहा है, दो चरों या दो से अधिक चरों के बीच एक क्या संबंध निरूपित हो रहा है, व्हाट रिलेशन इज इन देयर एग्जिस्टेंस एंड दे ट्राई टू डिफाइन दैट। इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ रेंडरिंग क्वांटिटेटिव डेटा एंड मेकिंग इन्फरेंसेस। इन्फ्रेंस भी इसमें निकाले जाते हैं अबाउट द रिलेशनशिप एमंग द फिनोमेना। जो फिनोमेना उसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनके बीच में क्या संबंध है, उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। अब हम बात करें कि जो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में कैसे यूजफुल है या उसका महत्व क्या है। तो फर्स्ट वन, हेल्प्स इन समराइजिंग लार्ज डेटा सेट्स। यस, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, लेकिन उस मैथमेटिक्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ जब हम यूज में लाते हैं तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स जितना भी बड़ा डेटा हो उसको अंडरस्टैंडेबल बनाता है और इतने खूबसूरत, जिसे कहते हैं ब्यूटी, प्रोवाइड करता है उसके एथिकल एसेंस के साथ, एस्थेटिक एथिकल एसेंस के साथ स्टैटिस्टिक्स अपना रोल प्ले करता है। तो पहला जो काम है वो हेल्प इन समराइजिंग लार्ज डेटा सेट, एंड सेकेंड वन कह सकते हैं कि ये उस डेटा को कितने इफेक्टिव वे में लोगों को समझने योग्य बनाता है स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ टेबल, ग्राफ एंड अदर्स। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स, ग्राफ या टेबल यूज में ला रहे हैं उससे हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा के अबाउट टू द स्टेक होल्डर्स। सेकेंड वन, असिस्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यस, जो हाइपोथेसिस बनाई गई है उसको परीक्षण करने के लिए, या यही विद द हेल्प ऑफ डेटा, जो we take the decision about the data, what that data is saying. So without the use of testing hypothesis, we can't say something. So therefore here
testing the statistics help in testing, hypothesis testing and decision making. और उसके बाद से जब hypothesis test कर लेते हैं तब हम कुछ कहने के योग्य हो जाते हैं and within the quantitative form, जिससे कि उसको हम एक सुनिश्चितता या कह सकते हैं कि श्योरिटी प्रदान कर सकें। ऐसे बिना क्वांटिफिकेशन के जब हम कुछ कहते हैं तो वो उतना मीनिंगफुल नहीं होता जितना कि क्वांटिफिकेशन मीनिंगफुल होता है। तो इसलिए जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग में काम आती है। आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो दो या दो से अधिक चर हम स्टडीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में संबंधों को ये निरूपित करता है। व्हाट आर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट देयर विद इन वेरिएबल्स, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। और हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, वो भी रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करता है। enhances the credibility and validity of research findings। पहले ही हमने कहा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसकी वेरीफाइबिलिटी बहुत जबरदस्त है। जब वेरीफाइबिलिटी होगी तो इट मींस क्वांटिटेटिव रिसर्च हैव द credibility because anybody can replicate the results with the help of particular statistic what we have used। जो हमने statistics यूज की उसी statistics को यूज करके दूसरा हमारे जो results हैं उसको वेरीफाई कर सकता है। It means it enhance the credibility and validity of research findings। Validity means to check the purpose for what that have made, जिसके लिए वो बनाया गया है, क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। तो today we can assess the validity of research finding also। It enhance when if we use the statistics in research, then it can make more valuable, it make more valuable to the research if there is possibility। यदि वहां पे संभावना है और हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके कुछ इन्फर कर रहे हैं, then that will strengthen the findings। Next, provides a foundation for predictive analysis and generalizability। Provides a foundation for predictive analysis and generalization। Yes, जब हम एनालिसिस करते हैं तो दैट रिफ्लेक्ट अस अ पैटर्न, अ ट्रेंड, आर रिलेशंस, एंड हियर दैट कैन बी कंसीडर एज ए प्रिडिक्टिव एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन आल्सो। तो यहाँ जो कुछ भी आगे भविष्य में दिखने वाला है वो हमको रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा मार्क्स पा रहा है या ये कह सकते हैं फिजिक्स में अच्छा पा रहा है, तो हम ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी गणित अच्छी होगी, बिकॉज हिज लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी गुड एंड फिजिक्स इन्वॉल्व द मैक्सिमम लॉजिकल थिंकिंग। तो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व होता है और ऑन द बेसिस जब एजम्पशंस हमारे क्लियर होते जाते हैं तो हम जनरलाइजेबिलिटी के लिए भी मूव ऑन कर जाते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो आधारशिला है दैट इज द ह्यूज पॉपुलेशन। तो जिस ह्यूज पॉपुलेशन से हमने एक बड़ी जो जनसंख्या है उससे एक सैंपल लेकर उस पर काम किया है और दैट सैंपल्स आर रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव फुलफिल द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज इन एग्जिस्टेंस विद इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के साथ वो सारी विशेषताएं हैं जो हमने सैंपल में रखने का प्रयास किया है या रखा है। तो इट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग एट हियर, वी कैन जनरलाइज, वी कैन से
about the population from where we have drawn the sample. जहां से हमने सैंपल निकाला है उस सैंपल उस पॉपुलेशन के लिए कुछ हम कह सकते हैं। तो वो कहने की जो क्षमता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अस द कॉन्सेप्ट प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। तो जैसे जैसे हमारी जो सैंपल साइज हम बढ़ाते जाएं तो हमारी जो जनरलाइजेशन है वो और भी कह सकते हैं कि नियर बाई होगी अबाउट द पॉपुलेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में है वो हमें सैंपल में भी मिल जाएगी। तो इट में हियर वी हैव सीन या अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च एंड मेनी मोर आर आल्सो इन एग्जिस्टेंस, यू कैन explore it. Now, relation between statistical test and quantitative research. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, और संख्याओं की बात कर रहे हैं यानी कि उस संख्याओं को आधार बना के डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ सांख्यिकी परीक्षण बनाए गए हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट या statistical techniques that are helpful to analyze the data, and that is only within quantitative research. तो जो जहाँ पे large data set है and we are unable to say something as on the basis of raw data, then we go with the statistics. And with the help of statistics, we analyze, categorize, organize, and test the hypothesis. So, for the testing of hypothesis, we go with the statistical test. Quantitative research की एक जो सबसे कह सकते हैं कि क्वालिटी है वो यही है कि उससे जो डेटा मिलेंगे वो मेजरली क्वांटिटेटिव होंगे। फर्स्ट अगर इसका देखें कि रिलेशंस जो है, पहला डाटा ड्राइवन नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन न्यूमेरिकल डेटा एंड बोथ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग दैट डेटा सिस्टमेटिकली। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो न्यूमेरिकल डेटा पर रिलाई करती है एंड बोथ statistics, parametric statistics and non-parametric statistics are tests are essential for analyzing the data systematically. इसलिए डाटा ड्राइवन नेचर है जो क्वांटिटेटिव का, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, these tests help researchers identify patterns, relationship and differences in variables. These tests help researchers identify patterns, relationship and differences. और जब इन टेस्ट की सहायता से या जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं, उस स्टैटिस्टिक में जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे कि टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, इस तरीके के वो उनको हम यूज में लाते हैं। तो these tests help researchers identify pattern, relationship and differences in variables. जो चर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर में क्या संबंध हैं या वो अंतर हैं या उनके बीच में जो पैटर्न्स एस्टेब्लिश हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो दीज आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस इन वेरिएबल्स। और जो मेजर काम स्टैटिस्टिक्स का है वो ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो जब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे या इवन आल्सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एवरीवेयर वी गो फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। One of the primary goals of quantitative research is to test hypothesis. Parametric test, like here we can say t-test, ANOVA, ANCOVA are commonly used when data meets assumptions, allowing researchers to make inferences about population parameters. तो जब इस तरीके की स्थिति होती है कि पॉपुलेशन और जो
सैंपल है वो एक जैसे नेचर्स रखते हैं और दैट आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉलो द एनपीसी, इट मीन्स वी कैन यूज द inferential statistics and make the inferences about population parameters. Parametric test मेजरली एनपीसी को बेस अपना एग्जिस्टेंस दिखाता है और उसी को आधार बनाकर यूज में आता है। टी टेस्ट जैसे ही हमने कहा, इट मीन्स दैट इज पैरामेट्रिक, इट मीन्स दैट विल फॉलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व assumptions या characteristics. Non-parametric tests are used when data does not meet choose assumptions. जब वो उस पर्टिकुलर assumptions को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि एनपीसी को फुलफिल, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, then we use the non-parametric test. And it is used to ensuring valid results even with small or skewed sample. जब छोटा समूह होता है और वहाँ पे रिजल्ट को हमें वैलिड ही दिखाना है और हम उसके लिए टूल्स स्टैटिस्टिक्स बने हुए हैं, तो यानी कि जब नंबर्स या साइज ऑफ सैंपल इज वेरी लेस, देन वी गो विद द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड देयर इज आल्सो दैट नो प्रोबेबिलिटीज सैम्पलिंग, देयर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन we go with non-parametric test. Third one, statistical rigor and validity. Yes, quantitative research demand statistical rigor, and the choice between parametric and non-parametric test ensure the validity and reliability of conclusion. ये एक उसकी statistical rigor से हमें फायदा होता है कि वो ये भी इन्फॉर्म कर देता है कि हम किस तरीके के टेस्ट के साथ जाएं, पैरामेट्रिक के साथ जाएं या नॉन पैरामेट्रिक के साथ जाएं। तो दूसरा, यूजिंग द रॉन्ग टेस्ट फॉर द डेटा टाइप कैन लीड टू मिसलीडिंग और इनवैलिड आउटकम्स। तो अगर हम सही से यूज नहीं करेंगे और जो टेस्ट एजम्पशन बेस थे वहाँ, or they are not fulfilling that assumptions, but we are forcefully using that techniques or tests, so that can be misleading there, and this will inform invalid outcomes. Measurement levels and research design. Quantitative research often uses variables at various measurement levels. जनरली हम लोग जब लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में उन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को भी हम यूज में लाते हैं। जैसे नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल का जो स्केल हमने बनाया है, या नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे डेटा जो गैदर कर रहे हैं, वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से एनालाइज होता है। और जब हम अपने जो टूल्स यूज कर रहे हैं या जो डेटा कलेक्शन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवल एंड रेशियो बेस्ड टूल्स, देन वी गो विथ द पैरामेट्रिक रिसर्च या पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या पैरामेट्रिक, तो दैट कंसिडर एज द लेवल ऑफ मेजरमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। द लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो हम कौन सा या कह सकते हैं कि जो चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है कि किस लेवल का है ये डेटा, जो है वो किस नेचर का है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, अकॉर्डिंग टू दैट वी चूज द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जब हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें किस तरीके की या टाइप्स कह सकते हैं, तो हियर वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब हम पूरे पॉपुलेशन को बेस बनाकर वी गो फॉर द यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स,
that can be considered as the descriptive statistics. And there we can use the mean, median, mode, standard deviation, frequency tables, graphs, etc. So there is not needed to apply any complex statistics, and there is whole parameter is considered as for the statistics. Majorly we gather the average, that is considered as a mean, and also you can say point from where we can divide the data within two equal parts, that is considered as a median. Mode, which frequencies many more time is in existence, that is considered as the mode. Also standard deviation we calculate at here, can calculate, or we can also range can be calculated here. And these are the general indicators for the descriptive statistics. So it summarizes and describes the main feature of a data set. Descriptive statistics to be used to summarize and describe the main feature of a data set. Data क्या कह रहा है, उसकी क्या ब्यूटी है या किस तरीके से वो स्कैटर्ड है, वो सारी चीजें जब डिपिक्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. And on the basis of this, we can also compare the two data sets which have the different characteristics. Yeah, also if have the same characteristics. But if the population is larger and we are incapable to reach everyone and gather the data, then we go for the इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो जहां ऐसी स्थितियां हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन से डेटा गैदर नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर गैदरिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ सम पीपल्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सैंपल. तो वो जब सैंपल बेस्ड हम डेटा इन्फरेंसेस निकालते हैं, so that is considered as the inferential statistics. And in this, draws conclusion or make inferences about a population based on a sample. तो यहाँ हमने कुछ लोगों को पे आधारित अपनी जब फाइंडिंग्स निकालते हैं, तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज में आती है, तो वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के रूप में जानी जाती है. नेक्स्ट वन वी कैन से, because we are going to use the inferential statistics, here a large number of large population is in front of us and we are incapable to reach to all. हम सबके पास पहुंचने में असक्षम है, एंड साथ ही साथ हमारे पास उतना समय नहीं है. We are lacking the time and also the economical consideration, हमारे पास आर्थिक क्षमता भी उतनी नहीं है. तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर हम लोग कुछ लोगों पे आधारित होकर अपना फाइंडिंग्स निकालने का प्रयास करते हैं. बट इन दैट केसेस वी आल्सो ट्राई टू गो फॉर द एक्यूरेसी, वो हमारा प्रयास होता है. तो जब हम ऐसे कंसिडरेशन में रिजल्ट्स निकालते हैं, तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं जहां से हमने वो सैंपल सेलेक्ट किए थे. इफ वी कैन गो फॉर द एग्जांपल्स, तो हियर इन inferential statistics, hypothesis testing, confidence intervals, regression analysis, all these generally used. Inferential statistics की बात हम करेंगे, तो इसमें दो तरीके के टेस्ट हम यूज में लाते हैं, या इसको दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. अदरवाइज पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. बट वी कंसीडर parametric tests are statistical tests that make assumptions about the parameters. Parametric tests are statistical tests. जनरली हम बात करते हैं कि जैसे कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पे आसान होते हैं.
easy mean variance of the population distribution from which the sample is drawn. Nearby अगर उसके mean और इसके mean है, variance भी लगभग उतना ही दिख रहा है, then we can go with the parametric test, and we have selected the sample by the probability sampling, and they follow the norms of the NPC, normal probability curve के अगर वो assumptions को fulfill कर रहे हैं, तो then we can go with parametric test like t-test, ANOVA, Pearson correlations, etc. तो जहाँ एक लार्ज पॉपुलेशन है और लार्ज पॉपुलेशन से हम सैंपल विड्रा कर रहे हैं, एंड दैट सैंपल इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो उस जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो सैंपल है, तो वहाँ से जो फाइंडिंग होगी दैट कैन बी जनरलाइज फॉर दैट पॉपुलेशंस फ्रॉम वेयर वी हैव ड्रॉन द सैंपल, और फॉर दैट वी यूज द स्टैटिस्टिक t-test, ANOVA, ANCOVA, Pearson correlation, etc. After that, we can consider the concepts non-parametric test. Non-parametric test means the test do not assume a specific distribution. जहाँ हम उन assumptions जो parametric के लिए थे वो हम छोड़ आते हैं, या कह सकते हैं कि जब हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि when we are not going for the probability sampling and we have followed the non-probability sampling, so this may be there, and when we not follow the assumptions of the parametric test, then we go for the non-parametric. So non-parametric tests do not assume a specific distribution. They are often called distribution free test. इसके जितने भी टेस्ट यूज में लाए जाते हैं दैट इज कंसीडर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, वहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता ही नहीं है कि दे फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आर यूज्ड व्हेन assumptions फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट आर नॉट मेड. पहले ही हमने कहा कि जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट के जो assumption बेसिक assumptions हैं कि दैट विल फॉलो द NPC, तो वो नहीं है, तो हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. जब हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और आवर टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, तो देन वी गो विद द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. हियर वी कैन कंसीडर द एग्जांपल्स मान-विटनी यू टेस्ट, क्रुश्कल-वालिस टेस्ट, स्पीरमैन्स-रो. तो इस तरीके के जो टेस्ट यूज में लाते हैं उसको नॉन पैरामीट्रिक में रख सकते हैं. और जैसे काई स्क्वायर भी दोनों जगह कभी कभी यूज होता है, अगर वो कंसिडरेशन कैटेगरीज में है कैटेगरिकल, और वो एजम्पशंस अगर एनपीसी को फॉलो कर ले रहा है तो उधर भी कभी कभी ट्रीट में आता है, अदरवाइज दैट इज कंसीडर एज द नॉन पैरामेट्रिक. एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. अब बात करें कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑन द बिहाफ दैट वी यूज द टेस्ट. तो फर्स्ट कंसीडर इज दैट consideration that data should be normally distributed. Yes, NPC मतलब normal probability curve. So if our data is distributed like that they cover the mean plus 1 and minus sigma between the maximum population, then that can be considered as the normally distributed. 68.26% cases are nearby mean plus 1 minus sigma, and rest are spreaded in both sides, then that can be considered as the normal distribution. Their kurtosis, their skewness, all the things which are in within the reference of NPC. होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. अब बात करें कि जो वेरिएंस विद इन ग्रुप्स शुड बी इक्वल, टेस्टिंग यूजिंग लेवेंस टेस्ट. ये जो ग्रुप्स हम यूज में ला रहे हैं उनके बीच में अगर वेरिएंस नियर बाई है तब जाके वो माना जाता है कि एक अच्छी होमोजेनिटी वहाँ पे वेरिएंस इक्वल है. तो ये इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरामीट्रिक टेस्ट. assumption, interval or ratio scales. If data is measured on interval or ratio scales, then parametric test is suitable
to analyze the data. Independence of observation. Yes, score must be independent across and within groups. अगर ये ऑब्जर्वेशन जो है उसमें इंडिपेंडेंसी है and score must be independent across and within groups, then this can be considered as the basic assumptions of parametric test, and if this is possible, then we can move for the parametric test. When to use parametric test? If sample size is relatively large than 30. सैंपल साइज अगर बड़ा है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जाएं, बिकॉज देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द होमोजेनिटी. वहाँ पे सैंपल साइज जैसे बड़ा होता जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विल बी देयर एंड दैट विल बी इफेक्टिव फॉर द यूजिंग पैरामीट्रिक टेस्ट. डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. डाटा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो वी गो विद द पैरामीट्रिक टेस्ट. वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप्स आर सिमिलर. यस, वेरिएंस अगर एक जैसा है अक्रॉस ग्रुप्स, वी गो फॉर द पैरामीट्रिक टेस्ट. मेजरमेंट लेवल इज इंटरवल और रेशियो. अगर जो लेवल मेजरमेंट का है वो इंटरवल और रेशियो लेवल पे है, देन वी कैन गो फॉर द पैरामीट्रिक. कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट जनरली जो यूज में आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. टी टेस्ट, पर्पज इसका है कंपेयर मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स. एग्जाम्पल, कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स. इसके लिए अगर दो ग्रुपों का कभी भी कंपैरिजन करना है तो हम टी टेस्ट के साथ जाते हैं और उसमें मीन, दोनों के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज में लाकर एसईडी निकाल कर और हम इससे टी टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंपेयर मीन्स एमंग मोर टू और मोर देन टू ग्रुप्स. कह सकते हैं कि मोर देन टू ग्रुप्स जब होंगे तो हम एनोवा के लिए जाते हैं. जैसे अचीवमेंट अक्रॉस टीचिंग मेथड्स. अब टीचिंग मेथड्स कई हो सकती हैं, 3-4, तो उस तरीके से उसके बीच में हम एनोवा यूज में ला सकते हैं. पियर्सन कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स. इफ वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस और उसके बीच में हम रिलेशंस देखने जा रहे हैं, देन वी कैन गो विद द पियर्सन कोरिलेशंस. तो आर्ट्स स्टडीज वर्सेस मार्क्स स्टडीज, तो ये हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आर्ट्स भी कंटिन्यूअस उस पे है और जो मार्क्स हमारे मिल रहे हैं वो भी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के रूप में है. फिर लीनियर रिग्रेशन, प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर. एंड जहाँ पे प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं हम, प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर, दूसरे के आधार पे. तो यहाँ पे एग्जांपल, प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अटेंडेंस. जो अटेंडेंस जिनकी अच्छी रही है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और जिनकी अटेंडेंस खराब रही है हाउ दे आर परफॉर्मिंग. तो वी कैन कंसीडर फॉर द लीनियर रिग्रेशन टेस्ट. assumptions of non-parametric test. Yes, like which will not fulfill the assumptions of parametric, that will be here. No normal distributions, not required to assess the normal distributions. Second one, can be used for ordinal or nominal data. If our data is on ordinal or nominal level, then we can use the non-parametric test. Less sensitive to outliers and skewed distributions. Yeah, यहाँ पे वो sensitivity जरूरत नहीं है. Here is less sensitive to outliers and skewed distributions. Often used with small sample size, 1 to 4, less than 30. We can go with the non-parametric test. हम इसकी सहायता से जाके आंकड़ों को एनालाइज कर सकते हैं. Common non-parametric tests are here: Mann-Whitney view test, Wilcoxon-Saint-Drake test, Kruskal-Wallis test, chi-square test, Spearman rank correlations. So Mann-Whitney used to compare two independent groups, comparing satisfaction levels of two schools. Wilcoxon-Saint-Drake test compared paired samples, pre and post test of the same group. Kruskal-Wallis compared
more than 2 independent groups, attitude across 3 teaching styles, chi-square test relationship between categorical variables, gender versus course selection, Spearman rank correlation between ordinal variables, anxiety rank versus performance rank. So here the assumptions which not meet by the parametric, for them we can go with the parametric test, non parametric test. जहां parametric test के assumptions fulfill नहीं होते हैं, उन सारे conditions में if you are going to analyze the data with the help of statistics, we can use non parametric test, non parametric statistics. तो non parametric statistics, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, chi-square, like that, were not needed to follow the NPC, distribution free. तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जहां पे है वहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम यूज में ला सकते हैं. कंपैरिजन बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक कुछ फीचर के आधार पे देखें तो पैरामेट्रिक assumes normality, yes. Non-parametric, no, not required. Parametric में normality is required because there should be a, we can say, normally distributed concept. Therefore, it required assumes normality. Parametric data on the behalf of interval or ratio level, non-parametric ordinal and nominal level. Parametric sensitive to outliers, yes, and non-parametric less sensitive. Parametric power higher and non-parametric power is lower. There, because we can't generalize non-parametric findings as parametric findings. Therefore, it is less power. Parametric used with small samples. On the behalf that we can say less suitable. ये उतना suitable नहीं होगा, और जब sample size छोटा होगा then non-parametric tests are, non-parametric statistics are more suitable, and for the large population parametric test is more suitable. And on the behalf of our lecture we can say that parametric tests are more powerful but require stricter assumptions. There is required more strict assumptions. If we are following that, then we can go with the parametric test. Otherwise, there is option to go with non-parametric test. Non-parametric tests are flexible and safer when assumptions are violated. जब जो parametric के assumptions हैं, we are not going to fulfill them, then we can go with the non-parametric test. Choosing the right test depends on the scale of data, sample size and distribution. Choosing the right test, it depends on the scale of data. हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किस लेवल का स्केल यूज किया था हमने. तो जो स्केल यूज में था और जो डेटा हमारा आया, जैसे कि नॉमिनल लेवल का स्केल या ऑर्डिनल लेवल के स्केल से डेटा अगर गैदर किए गए हैं, तो हमें ये कंफर्म है कि हमें किसके साथ जाना है, नॉन पैरामेट्रिक के साथ जाना है. साथ ही साथ अगर सैंपल साइज छोटा है तो हमें किसके साथ जाना है, नॉन पैरामेट्रिक के साथ जाना है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है तो हमें नॉन पैरामेट्रिक के साथ जाना है. बट अगर वही डेटा जो है वो इंटरवल या रेशियो स्केल से गैदर किया गया है, रेशियो स्केल बेस्ड टूल से, देन वी विल गो विद द पैरामेट्रिक टेस्ट. सैंपल साइज बड़ा है, गो विद पैरामेट्रिक टेस्ट. और डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें एनपीसी पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ जाना है. So always test assumptions before choosing a statistical method. This is required, and according to that, on the behalf of that, we can go with the statistical method, parametric or non-parametric test. And you can think, for enhancing your understanding about the statistical test, choose a small data set, class test score, survey ratings, and determine. और उस पर कुछ थोड़ा सा एफर्ट करें
which statistical test is appropriate. अब यहाँ ध्यान में रखना होगा कि कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करें, और वो उसके लिए आपको assumptions को देखने होंगे, what assumptions lie there. तो are assumptions made for a parametric test or non-parametric? Could a non-parametric alternative be more suitable? So it will be based on your insights. So you go for analyze, and considering the lectures what you are listening and reading this content, then you can use your insight to resolve that concept and use the statistics. And here activity you can go. Have you ever applied a statistical test without checking the assumptions? What could be the consequences? अगर कभी आपने किया या करें, देखें कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज में लाएं विदाउट मीटिंग द एजम्पशंस. आप एजम्पशंस ना चेक करें, उस डेटा को एनालाइज ना करें, पहले ही उसकी जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप टेस्ट यूज करके देखो, तो देखो कि क्या मिलता है. तो that will be informative for you, that which is appropriate, what type of statistics, which test is appropriate, probability parametric or non-parametric. So thank you to you all.